आज हमारे चैनल में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब और जोहार। आज हम लोग क्लास 8 साइंस के फसल उत्पादन और प्रबंध से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? और ये सीरीज लगातार चलते रहेगा। साइंस, सोशल साइंस 6, 7, 8, 9, 10 के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन जितने बन सकते हैं, सभी का डिस्कशन किया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इस क्वेश्चन से सिर्फ क्लास 8 ही नहीं बल्कि जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 4 या आने वाले कोई भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें मदद मिलेगी। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे के या फिर किसी स्टेट एग्जाम के, आपको हर जगह इसका फायदा मिलेगा। इसीलिए ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल और डी है नगदी फसल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जान रहे हैं कि अभी वर्षा ऋतु है और अभी कौन सा फसल हम लोग बोते हैं? खरीफ फसल। कौन सा फसल बोते हैं? तो खरीफ फसल बोते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में खरीफ फसल की बुआई मुख्य रूप से किस महीने में की जाती है? हम लोग जानते हैं हमारे भारत में खरीफ फसल की जो बुआई है जून से सितंबर महीना में की जाती है। ठीक है, जून से सितंबर महीने में। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल है? ऑप्शन है धान, मक्का, गेहूं और सोयाबीन। बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? हो जाएगा बताइए? गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। हम लोग जानते हैं कि धान, मक्का और सोयाबीन जो है, धान, मक्का और सोयाबीन जो है खरीफ की फसल है, लेकिन जो गेहूं है ये रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिए, मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है सिंचाई, जुताई, निराई और कटाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जुताई। क्वेश्चन पूछेगा आपसे जुताई किसे कहते हैं, तो मिट्टी को उलटने पुलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसको जुताई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान का मित्र निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है केंचुआ एवं सूक्ष्मजीव, टिड्डी, खरपतवार और चूहा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केंचुआ और सूक्ष्मजीव। हम लोग जानते हैं केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है और बहुत सारे सूक्ष्मजीव भी होते हैं जो किसान का मित्र के रूप में जाने जाते हैं। बाकी जो ऑप्शन है टिड्डा या फिर चूहा या फिर खरपतवार, ये किसान के दुश्मन है। क्या है? किसान के दुश्मन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसके स्तर को बनाए रखने के लिए उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? हम लोग उसमें मिलाते हैं खाद और उर्वरक। हम लोग क्या कहते हैं उसको? क्या मिलाते हैं? खाद और उर्वरक को मिलाते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? पहले आप लोग को बताते चले, खाद और उर्वरक दोनों अलग अलग चीज होता है। कभी भी रासायनिक खाद नहीं बोलना चाहिए। खाद रासायनिक नहीं होता है। खाद होता है क्या? जैविक होता है। और उर्वरक जिसको आप लोग डीएपी, यूरिया के नाम से जानते हैं, वो क्या है? यूरिया। ये रासायनिक उर्वरक कहलाते हैं, रासायनिक उर्वरक कहलाते हैं। और हम लोग का जो हम लोग सड़े गले चीजें उसमें घर के सब्जी पाती या फिर उसको सड़े गले चीज या फिर गाय के गोबर से जो भी बनता है उसको हम लोग कहते हैं जैविक खाद। क्या कहते हैं उसको? जैविक खाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैविक खाद। यानी एक रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, जैविक खाद। बाकी जो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट और एनपीके, ये क्या है? रासायनिक उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु किस प्रकार के पौधों की जड़ों के ग्रंथियों में पाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वो किस प्रकार के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है? पहला है अनाज वाले पौधों में, फलीदार या लेगुमिनस पौधों में, तीसरा ऑप्शन है रेशेदार पौधों में, चौथा ऑप्शन है जलीय पौधों में। हम लोग जानते हैं जो भी फलीदार पौधा होता है लेगुमिनस प्लांट। अब लेगुमिनस प्लांट नहीं जान रहे हैं? चलिए, जो भी दलहनी फसल है, जो भी दलहनी फसल है
तो उसको हम लोग दलहनी फसल को फलीदार पौधा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक फली के अंदर रहता है, मतलब एक लेग्यूम के अंदर रहता है, ऐसे उसको फलीदार पौधा कहते हैं। आप याद कीजिए, आप ये अरहर देखिए या फिर मूंग देखिए या फिर चना देखिए, वो एक फली के अंदर रहते हैं, इसीलिए उसको फलीदार पौधा कहा जाता है। और उसके जड़ों में जो ग्रंथियां होती है उसमें राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। कौन जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। ये क्या करता है? जो अगले क्वेश्चन बताते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल में किस गैस का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं? क्वेश्चन आ गया, राइजोबियम जीवाणु जो है वायुमंडल में किस गैस का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। जो राइजोबियम जीवाणु है ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है? 78%। कितना है? 78% जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में। समझ में आ गया? चलिए, इसलिए राइजोबियम जीवाणु जो है बहुत ही अच्छा है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखता है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निश्चित अंतराल में खेत में जल देना क्या कहलाता है? जल भराव, छिड़काव, खाद देना या सिंचाई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंचाई। हम लोग जानते हैं कि निश्चित अंतराल में जब हम लोग खेतों में पानी देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इरिगेशन। क्या कहते हैं? इरिगेशन। अगला क्वेश्चन है, जल की बचत करने वाली आधुनिक सिंचाई पद्धति कौन सी है? जल की बचत करने वाली आधुनिक सिंचाई पद्धति कौन सी है? ऑप्शन देखिए, मोठ या घिरनी, रहट, ढेकली और ड्रिप तंत्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ड्रिप तंत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ड्रिप तंत्र में आप बूंद बूंद से जड़ों में पानी गिराते हैं। इसमें पानी की बर्बादी नहीं होती है और बूंद बूंद से हम लोग जड़ों में पानी को गिराते हैं, यानी पानी जो मेरा वेस्टेज नहीं होगा, डायरेक्ट जड़ों तक जाएगा। इसलिए पानी की बचत करने के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति क्या है? ड्रिप तंत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, असमतल भूमि और रेतीली मिट्टी के लिए सिंचाई की सर्वोत्तम आधुनिक विधि कौन सी है? असमतल भूमि या फिर रेतीली मिट्टी के लिए सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? छिड़काव तंत्र, नहर सिंचाई, ड्रिप तंत्र और चैन पंप। बताइए इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छिड़काव तंत्र। क्या हो जाएगा? छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम। मतलब कि असमतल भूमि है तो एक वर्षा के बूंदों के जैसा हम उसको गिराएंगे, उसमें मिट्टी तक अच्छे से जाएगा। सिंचाई की सबसे सर्वोत्तम विधि है सिंचाई, मतलब कि वर्षा के बूंदों की तरह हम लोग छिड़काव करेंगे पानी को। अगला क्वेश्चन है, फसल के साथ उगने वाले अवांछित यानी बिना उगाए पौधों को क्या कहते हैं? सो क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, खेत से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जुताई कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, कटाई कहते हैं, निराई कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निराई कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। यानी खेत में से जो हम लोग खरपतवार को जो हटाते हैं, उस हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं निराई। और खरपतवार बोलते किसको हैं? जिससे हम लोग धान का फसल लगाए, धान के फसल के साथ साथ घास वगैरह जो उग जाता है या फिर कोई आलतू फालतू कोई भी पौधा उग जाता है उसको खरपतवार कहते हैं। और उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे? निराई। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध खरपतवार नाशी है? वीडिसाइड रसायन है कौन सा? पहला ऑप्शन है 2,4-D, दूसरा है DDT, तीसरा है BHC, चौथा है यूरिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2,4-D। क्या हो जाएगा? 2,4-D। सही उत्तर ऑप्शन ए 2,4-D। बहुत ही शानदार, ये बहुत प्रसिद्ध खरपतवार नाशी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पकी हुई फसल को काटना क्या कहलाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। पकी हुई फसल जब पक जाती है उसको क्या कहते हैं? कटाई यानी हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं? कटाई यानी हार्वेस्टिंग।
अगला क्वेश्चन है, काटी हुई फसल से दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन। कटी हुई जो फसल है, जैसे धान हम लोग काट लिए, तो उसको दानों को यानी जो धान को उसका पुआल से अलग जो हम लोग करते हैं, उसका प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थ्रेसिंग। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। ऑप्शन ए थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? थ्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है, फसल की कटाई और थ्रेसिंग दोनों कार्य एक साथ करने वाली मशीन कौन सी है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि फसल की कटाई और थ्रेसिंग, कटाई भी हो रहा है, थ्रेसिंग भी हो रहा है, तो इसको कौन सा मशीन कहते हैं? इसे कहते हैं कंबाइन। क्या कहते हैं? कंबाइन। दोनों काम एक साथ हम लोग बोलते हैं ना, कंबाइन हो रहा है तो कंबाइन कहते हैं। जब फसल की कटाई और थ्रेसिंग दोनों कार्य जब एक साथ करने वाली जो मशीन होती है, उसको क्या बोलते हैं? कंबाइन। अगला क्वेश्चन है, छोटे खेत वाले किसान दानों को भूसे से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? पहला है निष्पावन या ओसाई, दूसरा है थ्रेशिंग, बी है अगला ऑप्शन है चालन, डी नंबर है कंबाइन। देखिए, हम लोग गांव घर में देखते हैं, जब भी हम लोग गांव घर में हम लोग देखते हैं कि जो भी धान पक जाता है, तो गांव के जो किसान होते हैं, धान को पीट कर धान को उसके पुआल से या फिर भूसे से अलग करते हैं, तो इस विधि को क्या कहते हैं? ओसाई कहते हैं। वेरी गुड। थ्रेसिंग नहीं कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ओसाई। जब हम लोग किसी भी चीज को पीट कर उसके अलग करते हैं, उसे कहते हैं ओसाई कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते हैं उसको? ओसाई। देखिए, थ्रेसिंग और ओसाई में अंतर ही है। थ्रेसिंग के लिए एक मशीन होता है, थ्रेसिंग के लिए एक मशीन होता है, जिसमें कि मशीन चला के हम लोग, जो थ्रेसर होता है, थ्रेसर में हम लोग क्या करते हैं? धान के भूसे को या फिर किसी भी अनाज के भूसे को, उसके अनाज को भूसे से अलग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ओसाई मतलब होता है कि जब पीट के जब अलग किया जाता है, उसको हम लोग ओसाई विधि करते हैं। जैसे हम लोग गाँव घर में देखे होंगे कि धान को पीट के अलग किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ओसाई विधि। और थ्रेसर से जब अनाज को भूसे से अलग करेंगे, फिर उसके डंठल से अलग करेंगे, उसको कहते हैं थ्रेसिंग। दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। कहता है, बड़े पैमाने पर अनाज के भंडारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है साइलो एवं भंडारगृह, दूसरा ऑप्शन है खुले मैदान में, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी के बक्से में, या मिट्टी के मटके में। तो सही उत्तर हो जाएगा भंडारगृह। साइलोस एवं भंडारगृह में हम लोग बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पे अनाजों का भंडारण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, घरों में अनाजों को कीटों से सुरक्षित रखने के लिए सामान्यतः किस पत्ती का उपयोग किया जाता है? क्या आम की पत्तियों का, केले की पत्तियों का, पीपल की पत्तियों का, या नीम की सूखी पत्तियों का? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो नीम की पत्तियां होती है, ये एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है, पशुओं को पालकर बड़े पैमाने पर भोजन प्राप्त करना क्या कहलाता है? जब पशु को पालेंगे हम लोग, तो बड़े पैमाने पर भोजन प्राप्त करेंगे। जैसे कोई बकरी को पालता है, उसे मांस उत्पादन के लिए करता है, कोई गाय पालता है तो दूध उत्पादन के लिए करता है, मुर्गी पालता है तो मुर्गी के अंडे के लिए करता है। जो मुर्गी का स्पेशल पालन करेगा मुर्गी के अंडे के लिए, उसको बोलेंगे मुर्गी पालन। क्या बोलेंगे उसको? मुर्गी पालन। इन पशु का बात आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पशुपालन। क्या कहेंगे उसको? पशुपालन। ऑप्शन नंबर ए। क्या कहेंगे उसको? पशुपालन। गाय का पालन, बकरी का पालन, भैंस का पालन जो होता है, उसको हम लोग पशुपालन कहते हैं, क्योंकि गाय भैंस हो गया, इससे दूध की प्राप्ति होती है, बकरी से हमें दूध और मांस दोनों की प्राप्ति होती है, तो इसको पशुपालन कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री। कॉड लिवर तेल, कॉड लिवर ऑयल किस जीव से प्राप्त होता है? इनमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है मछली से, गाय से, बकरी से, मुर्गी से। कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल तो किस जीव से प्राप्त होता है? गाय से, मुर्गी से, बकरी से एकदम नहीं। जो हम लोग को मिलता है कॉड लिवर ऑयल, मछली से। किससे मिलता है?
मछली से। किससे मिलता है? मछली से, यानी फिश से मिलता है। और इसमें विटामिन डी, भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। कॉड लिवर ऑयल ये मछली से मिलता है और विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्टर द्वारा संचालित जुताई का आधुनिक साधन कौन सा है? जो हम लोग देखते हैं कि जो खेतों में जो ट्रैक्टर हल जोतने के लिए जाते हैं, उसके पीछे लोहे का एक लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं? क्या हल कहते हैं, कुदाली कहते हैं, खुरपी कहते हैं, या कल्टीवेटर कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कल्टीवेटर। आज के बाद उसको ट्रैक्टर का हल कहना बंद कीजिए, उसको बोलिएगा कल्टीवेटर। क्या कहिएगा? कल्टीवेटर। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि बीजों को समान दूरी एवं गहराई पर बुआई करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, हल एंड हैरो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीड ड्रिल। क्या हो जाएगा? सीड ड्रिल। सीड मतलब बीज होता है, हम लोग जानते हैं। बीजों को समान दूरी और गहराई में बुआई करने के लिए हम लोग सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों की पहचान करने की सबसे आसान विधि क्या है? पानी में डालने पर स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाते हैं, बीज ऊपर तैरने लगते हैं, बीजों का रंग बदल जाता है, बीज फूट जाते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग किसान परिवार से हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ बीजों की पहचान करने के लिए जैसे हम लोग उसमें पानी में डालेंगे तो स्वस्थ बीज जो भी होगा वो नीचे बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा, तो हम लोग उसको स्वस्थ बीज बोलते हैं। यही पहचान करने का सबसे आसान विधि है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में यदि ह्यूमस का निर्माण मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्या रासायनिक उर्वरक के द्वारा ह्यूमस का निर्माण होता है, या मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के द्वारा होता है, या अत्यधिक सिंचाई के द्वारा होता है, या कीटनाशक के छिड़काव से होता है? हम लोग जानते हैं मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण जो होता है मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। खाद यानी मैन्योर और उर्वरक में मुख्य अंतर क्या है? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है, खाद प्राकृतिक है और उर्वरक मानव निर्मित रसायन है। दूसरा, खाद कारखानों में बनती है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस मिलता है, दोनों एक ही है। बताइए क्या सही है? क्या दोनों एक ही है? बिल्कुल गलत बात, ये तो होगा ही नहीं, दोनों तो एक होता नहीं है, ये मेरा ऑप्शन तो होगा नहीं। खाद कारखानों में तो बनती है, नहीं, खाद कारखानों में नहीं बनती है। हम लोग चर्चा किए थे पहले भी, खाद कारखानों में नहीं बनती है, कारखाना में क्या बनता है? उर्वरक बनता है, यानी ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। मुख्य अंतर क्या है? क्या उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। हम लोग यही पढ़े हैं, मिट्टी में जो ह्यूमस है मृत कार्बनिक पदार्थों के रसायन मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा ह्यूमस का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन सी भी गलती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि खाद जो है प्राकृतिक है और उर्वरक जो है मानव निर्मित है। खाद क्या है? प्राकृतिक है और उर्वरक जो है मानव निर्मित रसायन है। आप बताइए भारत का पहला उर्वरक कारखाना भारत में कहाँ खोला गया था? आप किसी भी राज्य से देख रहे हैं, या फिर बिहार से, झारखंड से, या फिर किसी भी राज्य से देख रहे हैं, आपको बताना है भारत का पहला उर्वरक कारखाना किस राज्य में और किस शहर में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम लोग लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन आपके पास, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, विशिष्ट पोषकों की कमी हो जाती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो मिट्टी में जो है विशिष्ट पोषकों की कमी हो जाती है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग एक खेत में सिर्फ धान का ही फसल उगा रहे हैं, एक ही जो खेत है हम लोग का धान का ही फसल उगाएंगे, तो क्या होता है कि धान के फसल को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होता है। धान के जो फसल है उसको नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होता है। अब बार बार हम लोग धान ही उगाएंगे बार बार, तो उसका फसल का जो मिट्टी का जो है गुणवत्ता में कमी आ जाएगा। इसलिए हम लोग फसल को मिक्स करके हम लोग को लगाना चाहिए। इससे मिट्टी की जो
उपजाऊपन है, उपजाऊपन बनी रहती है। अगला क्वेश्चन इसी पे है कि फसल चक्रण से क्या लाभ होता है। फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन से क्या लाभ होता है। पहला ऑप्शन है मिट्टी की उर्वरता प्राकृतिक रूप से पुनः पूरित होती है। बी नंबर खरपतवार बढ़ते हैं, जल की खपत ज्यादा होती है, मिट्टी कठोर होती है। जब भैया लाभ ही पूछ रहा है तो ये सब तो हानि वाला बात हो गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की उर्वरता प्राकृतिक रूप से पुनः पूरित होती है। देखिए कहने का मतलब है जैसे ही हम लोग धान का फसल हम लोग काटते हैं उसके बाद हम लोगों को दलहनी फसल लगा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े कि जो दलहनी फसल होता है यानी लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है क्या करता है, जमीन में यानी मिट्टी में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में स्टोर करता है। यानी नाइट्रोजन को मिट्टी में जो जरूरी था उसको पुनः पूर्ति कौन किया, दलहनी फसल। यानी धान के फसल को यूरिया यानी नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, लेकिन दलहनी फसल क्या करता है, नाइट्रोजन को पुनः पूरित करता है जमीन में, मिट्टी में। इसीलिए मिक्स करके हम लोग को लगाना चाहिए कि सभी फसलों से मतलब जो ले लिया वो वापस कर दिया, तो मिट्टी का जो गुणवत्ता है बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, रहट सिस्टम, ये सभी पारंपरिक बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पारंपरिक। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कौन क्वेश्चन बोल रहा है कि पारंपरिक सिंचाई प्रणाली। हम लोग जानते हैं कि जो ड्रिप सिस्टम है ये आधुनिक है, ड्रिप सिस्टम जो भी है आधुनिक है। स्प्रिंकलर सिस्टम जो हम लोग छिड़काव जो बोले थे वो भी आधुनिक प्रणाली है, पहले तो इस तरह नहीं था। जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रहट। रहट क्या हो जाएगा, रहट। यानी जब दो बेलों को लगा के फिर हम लोग जब पानी खेतों गड्ढों से खेतों में डालते थे उसको बोलते हैं रहट सिस्टम। क्या बोलते हैं, रहट सिस्टम या लीवर सिस्टम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फसल की कटाई के समय मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बैसाखी। क्या हो जाएगा, बैसाखी। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है, हम लोग जानते हैं पंजाब में। पोंगल, पोंगल किस स्टेट में मनाया जाता है या कमेंट बॉक्स में बताना है। और बिहू, हम लोग जानते हैं कि बिहू असम का लोकप्रिय त्योहार है। बिहू जो है लोकप्रिय असम का लोकप्रिय त्योहार है जो फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भंडारण। अगला क्वेश्चन है भंडारण से पूर्व जब हम लोग अन्न को भंडार करते हैं उससे पूर्व खाद्यान्नों यानी अनाजों को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। देखिए इसके लिए हम लोग सुखाते हैं कि नमी कम करने के लिए, किसके के लिए, नमी कम करने के लिए, ताकि कवक या कीट न लगे। हम लोग भंडारण से पूर्व अनाजों में धूप इसलिए सुखाते हैं, धूप में इसलिए सुखाते हैं ताकि उसमें जो अंदर जो भी नमी होगा नमी खत्म हो जाए, ताकि उसमें कवक या फिर कोई प्रकार का कीट न लगे। अगला क्वेश्चन है एनपीके उर्वरक में एनपीके का क्या अर्थ है, बताइए। एनपीके आप लोग जानते हैं, आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम। कैसे क्या होता है, पोटेशियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ए, ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके मतलब क्या होता है, एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है मिट्टी को जोतने के लिए इस्तेमाल होने वाला पारंपरिक औजार हल मुख्य रूप से किसका बना होता है। किसका बना होता है, लकड़ी एवं लोहे की फाल का। लकड़ी एवं लोहे की फाल का। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बताइए लोहे की खोज कब हुई थी और हल में लोहे का इस्तेमाल किस काल में और किस वर्ष से प्रारंभ हो गया था। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताइए कि जो है लोहे हल में लोहे का इस्तेमाल किस काल से स्टार्ट हो गया था, किस वर्ष स्टार्ट हो गया था, ये क्वेश्चन बताना है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ।
6, 7, 8, 9, 10 इसका जितना भी साइंस और सोशल साइंस का चैप्टर वाइज जितना भी एमसीक्यू बन सकता है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हमारी आशा है। और हमारे साथ ऐसे बना रहिएगा। जब यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच। और यदि आप फेसबुक या अन्य जगह पे देख रहे हैं तो जब फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। चलिए।